हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके बीच आ गया हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड पार्ट को वीडियो को लेकर के। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है ये जो वीडियो जो सीरीज चल रहा है ये यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं ये क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट जो हमारा बच गया था। इसके पहले मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। अब मैं बताने वाला हूं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो कहता है रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द इनकम। ठीक है, कहता है अगर इनकम में चेंजेस आया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम में चेंजेस आने के कारण आपका डिमांड में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा ही आएगा, है ना। तो वो क्या चेंजेस आया उसको जब मेजर करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैन राइट इट लाइक परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, क्लियर है। मतलब इनकम में जब प्रोपोर्शनल चेंजेस होगा तो डिमांड में क्या चेंजेस आया इसका रिस्पॉन्सिवनेस, इसका मेजरमेंट हमारा क्या कहलाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है हमारा, ये हमारा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब कहता है अगर हम लोग इसको और आगे समराइज कर दे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड का मतलब हो गया क्या, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू 100, इसको लिख सकते हैं ऐसा। चेंज इन इनकम को चेंज इन वाई बाय वाई इनटू 100 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। या फिर ये कैंसल, बचा कितना डेल्टा क्यू बाय क्यू इनटू वाई बाय डेल्टा वाई, दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई इनटू वाई बाय क्यू। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। क्लियर है, ये दोनों ही फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हो, है ना। कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है तो आपको यहां से सुविधा हो जाएगा। क्लियर, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं करके इसमें, है ना, किस तरह का सवाल हो सकता है। क्लियर, कहता है मान लीजिए आपका इनकम 100 से 150 हो गया। क्या हो गया, इनकम आपका 100 से 150 हो गया और डिमांड यूनिट में जो आप कर रहे थे, जब 100 रुपीज 100 इनकम था आपका तब आप डिमांड कोई प्रोडक्ट का 10 यूनिट्स कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही इनकम आपका बढ़ा 150 हुआ तो आप डिमांड क्या करने लगे 11 करने लगे आपने। ठीक है, इसको 12 मान लेते हैं हम लोग, है ना। कितना करने लगे 12 क्वांटिटी आप डिमांड करने लगे। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा यहाँ पर, चेंज इन इनकम आपका कितना हुआ 50 हुआ ना, 150 माइनस 100 दैट इज आपका 50, और चेंज इन डिमांड क्वांटिटी क्या होगा आपका 12 माइनस 10 दैट विल बी 2, है ना। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी 2 बाय 50 इंटू क्या है हमारा y बाय क्यू। तो y मतलब इनिशियल इनकम, ठीक है, इनिशियल इनकम कितना है 100 और q का मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितना है 10 है। क्लियर, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसल, है ना। क्या बचा आपका 20 बाय 50 आ गया आपका, है ना। 2 इंटू 10 20 बाय 50, 0 0 कैंसल, कितना हुआ 0.4। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड आपका है। मतलब जितना प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम में हुआ उतना प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में नहीं हुआ। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपका इस तरह से आप क्वेश्चन आप लोग उसको बना सकते हो अगर डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन तो, बट इस तरह क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, राइट। तो चलिए मैं इसको मिटा सकता हूं, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे और नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब कहता है ये जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के केसेस में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ गुड्स जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बट अभी बेसिकली कुछ यूजफुल चीज़ें हैं उसको समझते हैं, है ना। क्या है, एक होता है नॉर्मल गुड्स, है ना। क्या होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर
गुड्स। क्लियर? तो इन दोनों के केसेस में समझेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। देखिए, नॉर्मल गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जब इनकम बढ़े और उसका डिमांड राइज कर जाए। क्या हो जाए? जब इनकम बढ़े और डिमांड उसका राइज करेगा तो वो क्या होगा? हमारा नॉर्मल गुड्स होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा हमारा? ये हमारा पॉजिटिव आएगा। क्या होगा? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, इन्फीरियर गुड्स। ऐसे गुड्स को इन्फीरियर बोलते हैं जब इनकम बढ़ने से अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड घट जाए। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, जब आपका इनकम लेवल कम है, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट हैं जो हम लोग खरीदते हैं कम इनकम होने के कारण। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग खरीदने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो पहले खरीद रहा था लोअर इनकम पे, उसका डिमांड तो घट गया ना। जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत ही सस्ता क्वालिटी का राइस आप खरीद रहे हो अभी, है ना, क्या कर रहे हैं? बहुत सस्ता क्वालिटी का राइस खरीद रहे हैं जिसका क्वालिटी काफ़ी लो है। क्या है? क्वालिटी काफ़ी लो है। उसको खरीद रहे हैं क्यों? क्योंकि वो आपको सस्ता में मिल रहा है, इनकम कम है ना। अगर आपका इनकम बढ़ गया तो आप हाई क्वालिटी वाला राइस खरीदने लगोगे, नहीं कर लगोगे, है ना। तो जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आप हाई क्वालिटी का राइस को परचेज करने लगते हो, और ये जो सस्ता वाला राइस था जो काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल रहा था, ठीक है, उसको खरीदना बंद कर देते हो। तो जो सस्ता राइस था, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? इन्फीरियर गुड्स हो जाएगा। क्लियर? तो इनकम बढ़ने से जिस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाए वो इन्फीरियर गुड्स होगा, और ऐसे केसेस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो क्या होगा? आपका निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, अब क्लियर है? अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि आपके इनकम में चेंजेस आए और आपके डिमांड में किसी प्रकार का कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपका इनकम क्या हुआ? राइज किया, है ना, और डिमांड क्या हुआ? नो चेंज, है ना, नो चेंज इन डिमांड। क्लियर? हो सकता है जैसे मान लीजिए आपका इनकम राइज कर गया, ठीक है, तो इनकम राइज करने से क्या आप सॉल्ट का डिमांड बढ़ा दोगे? क्या नहीं ना, ऑब्वियस बात, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही परचेज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इनकम राइज करे या इनकम फॉल करे, डिमांड हम लोग नहीं चेंज कर पाते हैं, तो वैसे केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो ये है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कि जब इनकम राइज करे डिमांड भी राइज कर रहा हो, लाइक नॉर्मल गुड्स, वहां पे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी रहेगा। इन्फीरियर गुड्स, जहां पे इनकम बढ़ने से किसी प्रोडक्ट का अगर डिमांड घट रहा है तो वैसे केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, और जब इनकम बढ़ने से डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसको देखते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो ये तब अप्लाई होता है जब हम लोग रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो प्रोडक्ट है X एंड Y। क्या है? X एंड Y। क्लियर? ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहता है अगर मान लीजिए X या Y किसी का प्राइस चेंज हुआ तो उसके रिलेटेड गुड्स का डिमांड में चेंजेस आता है। ठीक है, मान लीजिए, है ना, हम लोग एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी, है ना, टी एंड कॉफी। ठीक है, अगर मान लीजिए टी का इसका प्राइस जो है क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? टी का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड चेंज होगा कि नहीं होगा? इसका डिमांड क्या होगा? इसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि जब टी का प्राइस बढ़ा तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? हम लोग प्रेफरेंस देंगे कॉफी को। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। जब प्राइस टी का बढ़ा तो टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ा दिए, क्योंकि टी अब महंगा हो गया तो हम लोग इसके जगह प्रेफरेंस इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स को देने लगे। ठीक है, क्लियर है? तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं एक गुड्स के प्राइस में चेंजेस हो रहा है तो इसके रिलेटेड गुड्स के डिमांड में चेंजेस होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम लोग
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है, इसी डिनोट करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, दो प्रोडक्ट है ना एक्स और वाई मान लीजिए लिए हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट के प्राइस में अगर चेंजेस आया, ठीक है, मान लीजिए टी हमारा वाई था यहाँ पर और कॉफी हमारा एक्स था, ठीक है, तो क्या हुआ वाई के प्राइस में जब चेंजेस आएगा, ठीक है, तो एक्स के डिमांड में क्या चेंजेस आया उसको एक्सप्लेन किया जाता है किसके थ्रू, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू, ठीक है, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। अब देखिए कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा, ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव गुड्स लाइक टी एंड कॉफी, ठीक है। क्या होगा इसमें, मान लीजिए इधर हम लोग डिमांड ऑफ, इधर मान लेते हैं हम लोग कॉफी ले लिए, ठीक है, और इधर प्राइस ऑफ टी ले लिया मैंने, ठीक है। तो कहता है अगर टी का प्राइस अभी इतना था, पी प्राइस था, वहां पे हम लोग कॉफी का डिमांड क्यू के बराबर कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही टी का प्राइस पी से P1 होगा तो मैंने क्या कहा, टी का प्राइस बढ़ा तो टी का डिमांड घट जाएगा, डिमांड किसका बढ़ेगा, कॉफी का बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड क्यू से Q1 हुआ ना, ठीक है। इसको ये लाइन को मिलाने वाला जो रेखा होगा, ये जो डिमांड कर्व है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे कि पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, क्लियर है। ध्यान रहेगा पॉजिटिव कब होगा, गुड्स अगर सब्स्टिट्यूट है तो, हाँ ना। कहता है दूसरा, अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो लाइक पेट्रोल एंड कार, ठीक है, तो वैसे केस में निगेटिव होगा, क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। कैसे निगेटिव होगा, देखिए कहता है इधर प्राइस ऑफ पेट्रोल मान लेते हैं, पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ता है तो कार का डिमांड क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जब पेट्रोल ही महंगा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है ना, कार चलाने वालों का जो रेशियो है वो घटने लगेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, जब मान लीजिए प्राइस पेट्रोल का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, साइकिल वगैरह से भी चलने लगते हैं। पहले मान लीजिए बाइक स्कूटी से चल रहे हो तो थोड़ा वो साइकिलिंग करने लगते हैं, है ना। तो वो होता है जनरली, अगर प्राइस पेट्रोल का, मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस P था और कार का डिमांड Q हो रहा था, ठीक है, और अगर पेट्रोल का प्राइस P से P1 हो गया तो हो सकता है डिमांड कार का घट करके Q से Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेखा, इस लाइन को मिला देंगे तो जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, निगेटिवली स्लोप्ड बनेगा, ठीक है। तो निगेटिव भी हो सकता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कब, अगर गुड्स हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो तो, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री में निगेटिव, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये दो सिचुएशन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आता है ना। कभी कभी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो भी हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो, इसको मिटा दे रहा हूं, राइट। कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी कभी जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, लेकिन जीरो उस वक्त होता है जब जो गुड्स है रिलेटेड नहीं हो, है ना, जो दो गुड्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, तो वैसे केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो सकता है, क्लियर। जैसे मान लीजिए अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, क्या हुआ, शुगर का प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लॉथ के डिमांड पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, हाँ। अगर शुगर महंगा हो गया तो क्लॉथ के डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो जब गुड्स रिलेटेड नहीं होते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है, क्लियर है। ये था आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, है ना। तो आज आपका वीडियो यहीं तक रहेगा, है ना। मैं इसमें अगर
किसी प्रकार का दिक्कत आपको हो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो जरूर बताएं, ठीक है। बाय द वे एनटीए नेट के बच्चों के लिए जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कंपेयर टू इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू।